दिए की रोशनी, दिए की रोशनी उसे क्या दिखाना जो खुद उजाले से लबरेज हो। दिए की रोशनी उसे क्या दिखाना जो खुद उजाले से लबरेज हो। सूर्य का पराक्रम उसे क्या बताना जिसके भीतर खुद व्याप्त तेज हो। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रविवार की सुस्त सुबह की शुरुआत कीजिए गर्मा गर्म चाय और मीठी सी लेखार्चा के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मोनिका अवस्थी एक बार फिर हाजिर हूँ लेखार्चा में एक नए मेहमान के साथ। हमारे आज की जो मेहमान है, उनका लेखन उनके चेहरे की तरह ही खूबसूरत और रोशन है। तो मेरे साथ स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए कुसुम गोस्वामी जी का। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है आपका लेखार्चा में। नमस्कार। नमस्कार मुनका जी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत। आज तो संडे है तो सब फुर्सत के साथ होंगे। उन सबको ये दिन आज संडे का तो एंजॉय कर पाए मेरे साथ, ये मेरी ऐसी कामना है। और जो है, आप चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं मोनिका जी के साथ। बहुत वेट कर रही थी मैंने, आज बिल्कुल। मोनिका जी से मिलना होगा और सबसे जुड़ने का मौका मिलेगा दर्शकों से आपके। जी। बहुत स्वागत मैडम, बहुत बहुत स्वागत, आपका आभार। और आपकी पहली किताब का नाम है मेघना। मेघना जी। एक अलबेली सी कहानी, सॉरी एक जी। अलबेली सी पहेली, पहेली। क्योंकि इस पहेली जी। शब्द ने मुझे बहुत उलझाए रखा। तो आपकी पहली किताब ने ही बहुत मजबूती से कसावट पकड़ी है एक पाठकों के समक्ष। तो क्या कहना चाहेंगी मैडम इस बारे में। देखिए, जैसे कि आपने नाम के लिए पूछा तो इसको नाम को के पीछे मेघना के बहुत मतलब एक लंबी कहानी है कि इसका नाम कैसे ऐसा पड़ा। क्योंकि आप जानते हैं कि मेघना नाम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो एक मेघना होगा कि मेघना क्यों रखा, दूसरा एक अलबेली सी पहेली क्यों है। तो पहले तो मेघना ये था कि जब मुझे मेरी कहानी जो थी बेसिकली वो स्त्री विमर्श पे, नारी सशक्तिकरण पे थी। तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो उसको प्रतिबिंबित करे और पूरी तरीके से आप नाम सुनते ही समझ जाए कि ये कहानी जो है किसी लड़की की है, जो बोल्ड तो ऑब्वियसली होगी ही क्योंकि उसके नाम पे कहानी है, उसकी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमेगी ही। और जरूर कहीं ना कहीं वो समाज को कुछ ना कुछ मैसेज भी देना चाहती होगी। तो मुझे मेघना, बहुत सारे नाम मैं उसमें ढूंढ रही थी, मैं क्या नाम रख सकती हूँ ऐसा तो जो बहुत सॉफ्ट भी ना हो, जो बहुत बोल्ड भी ना हो। तो इस तरीके से मुझे मेघना नाम सूट किया, जो मेरे जो मैं चाहती थी जैसा मेरा कैरेक्टर है उसको पूरी तरीके से वो प्रतिबिंबित करे करे 100% मतलब। तो मेघना नाम तो इस तरीके से मेरे जो कैरेक्टर का था बेसिकली पड़ा वो। और उसके बाद कहानी का नाम मेघना मैंने बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि स्त्री विमर्श के ऊपर और उससे केंद्रित कहानी है, तो इस वजह से वो फीमेल के जो कैरेक्टर उसके नाम पे ही कहानी का नाम रहे। और मेरे प्रकाशक जो है उन्होंने, जैसे उनके नाम बहुत रोचक से होते हैं, इनोवेटिव से होते हैं, तो उन्होंने थोड़ा उनकी तरफ से था कि मेघना नाम जो होता है आपके पाठकों को क्या इतना ज्यादा आकर्षित कर पाएगा। तो मेरा उनसे ये कहना था कि इसके साथ कंप्रोमाइज मुझे बहुत टफ लग रहा था क्योंकि मैं पहले से ही मेघना के साथ बहुत जुड़ाव महसूस करती थी। क्योंकि उस कैरेक्टर को मैं ऐसे लगता था कि मैं उसको जीती हूँ टाइप का हो जाता है जब आप किसी में बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। तो मैं उस नाम को मैं चाहती थी कि उस नाम के साथ ही चले। तो मैंने सलील से कहा, सलील जी कहानी ऐसी है और उसमें इतना पावर उस लड़की में, वो जरूर अपने नाम से पूरे उपन्यास को खींच ले जाएगी, इतना मुझे यकीन है उसके ऊपर, उसकी कहानी पे इतना मुझे यकीन है। और शैलेश जी ने मेरी इस बात को जो है मेरे इस भावना को उन्होंने सराहा और उन्होंने उसका सम्मान रखा। और पहेली ऐसे हो जाती है मेघना, क्यों, क्योंकि मेघना जो है उसकी उसको ना आगे का पता है उसके साथ क्या होने वाला है, ना उसके पीठ पर उसका जो कुछ वार हो रहे हैं, ना उसको पता है होता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। उससे बहुत धोखे खाए होते हैं जिंदगी में, जैसा कि शायद हम लोगों के साथ दुर्भाग्यवश होता भी है कई बार जिंदगी में। और उसके मन में जो कुछ भी चलता होता है और वो आगे क्या करने वाली है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो कहीं ना कहीं हम पाठकों को भी नहीं पता होता है कि मेघना आगे क्या करने वाली है। तो जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, तो वो राज उसके खुलते जाते हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो सामने चल रहे हैं, या जो वो आगे करने वाली है। तो इस तरीके से एक पहेली होती है जो धीरे धीरे पन्ने दर पन्ने आप पढ़ेंगे तो खुलती जाएगी आपके सामने। और बिल्कुल आप लोग इस पहेली को सुलझाइए और अच्छा लगेगा आपको और आप जुड़ाव भी महसूस करेंगे। बहुत जरूरी भी है कहीं ना कहीं जो आजकल स्त्री मन में चल रहा है उसको सुलझाना, उसको समझना। इस तरीके से पहेली है ये। जी मोनिका जी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले मैं सभी का अभिवादन करती हूँ।
अभिषेक जी लोधी जी जुड़ गए हैं, स्वागत कर रहे हैं। अजय गोस्वामी जी नमस्कार। जुड़ गए हैं। ऑल द बेस्ट टू राइटर एंड ऑर्गेनाइजर, थैंक यू सो मच सर। अमृता जी आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ कर रही हैं, आपकी आवाज की बहुत तारीफ कर रही हैं। विशाल यादव थैंक जी यू जुड़े सो हैं मच। हमारे साथ, नमस्कार कह रहे हैं आपको। नीलेश पटेल जी कह रहे नमस्कार। हैं बहुत अच्छा लगा आपको सरल भारत पर देख के। मुझे भी आ, अच्छा लगा इसके आप अलावा सबको यहाँ देख के। इसके अलावा राजेंद्र अवस्थी जी जुड़े हैं, गुड वाइब्स। एंड अजय गोस्वामी जी जुड़े हैं हमारे साथ। केशव झा जी जुड़े हैं, वर्तमान समय में क्षेत्रीय साहित्य को आप कहाँ देखती हैं? अजय अजय केशव झा जी का ये प्रश्न है। केशव जी मैं जी आपका प्रश्न पहुंचा पा रही हूँ। वर्तमान समय में क्षेत्रीय और प्रांतीय साहित्य को आप कहाँ देखती हैं? देखिए, जो हमारा क्षेत्रीय साहित्य होता है उससे वो हमारी मदर टंग में होता है, ऐसे हमारी मातृभाषा में होता है, हमारी अपनी कहानी होती है, हर क्षेत्र की हर जगह की अलग अलग जो है वहाँ का परिवेश अलग होता है, वहाँ का रहन सहन अलग होता है। इवन आप एक मेट्रो का देखिए, एक मेट्रो सिटी जो होते हैं, बी ग्रेड सिटी होते हैं, वहाँ के रहन सहन में, वहाँ के लोगों की मानसिकता में बहुत फर्क होता है। तो ऐसे में ये हमारा फर्ज होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने जो क्षेत्रीय, जैसे मैं मेरा जो रायबरेली की रहने वाली हूँ, तो अवधि का वो जो एरिया है वहां का होता है। तो मेरे पात्र जरूर अभी तो, क्योंकि एक शहर की स्टोरी थी और मैं मेरी कुछ कहानियां हैं जिनमें मैंने अवधि को रखा है, तो वहां से क्या होता है कि मुझे जो वहां का पूरा परिवेश होता है हम उसको जिंदा रख पाते हैं, वहाँ आज की डेट में क्या चल रहा है। और जो है तो हमें कहीं ना कहीं जो होता है क्षेत्रीय हमारा जो साहित्य है उसको जरूर बढ़ावा देना चाहिए। और ताकि वहां से जुड़े हुए लोग जो कहीं भी रह रहे हैं जब उसको पढ़े तो उनको अपनापन महसूस हो, कहीं ज्यादा महसूस होता है अपने उसमें जब पढ़ते हैं अपने एक क्षेत्र का। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और उसको महत्व देना चाहिए सभी को। जी विनय नामदेव जी सहमति जता रहे हैं आपकी बात के साथ। जी 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 मेरा शुक्रिया। अगला जो प्रश्न है या जो मेरी बात है, प्यार जी से छुआ, प्यार से छुआ तो मोम, जी प्यार से छुआ तो मोम, वासना से अंगार, कुछ अलग है जी उसके अंदाज। इतनी जी खूबसूरती से आपने पिरोया है शब्दों को मेघना में। जी और जी बात करती हूँ मैं मेघना की, एक ऐसा जी चरित्र जो चंचल है। मेघना जी चंचल है, मेघना खूबसूरत है, संसार जी भर की सारी सुंदरता समाई हो उसमें, ऐसा लगता है। मेघना जी चंचल है, खूबसूरत है, मासूम है, फिर जी अचानक से वो सशक्त है, वो जी बेबाक है और जी परिपक्वता की ओर बढ़ती है। तो क्या जी कहेंगी मैडम इस बारे में आप? देखिए, मेघना एक ऐसी लड़की है जिसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। जी तो उसकी मदर ने दिल्ली में, क्योंकि वो लोग बचपन से ही रह रहे होते हैं, तो उसकी मदर को आप जानती हैं दिल्ली स्पेशली कहीं की भी प्रॉब्लम्स तो लड़कियों को होती हैं। और एक भाई नहीं हो, एक पिता नहीं हो, तो ये बात हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो वो लड़की जब छोटी होती है स्पेशली तो किससे बिल्कुल। कहेगी, तो आया उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो उसकी मदर ने उसको बचपन से ही जो है वो एक जूडो कराटे की ब्लैक बेल्ट होल्डर है, बचपन से अपनी लड़कियों को वो सशक्त करती है कि अपनी रक्षा वो स्वयं कर सके। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके उसको बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है। और क्योंकि वो दो बहनें और दो बहनों में मेघना बड़ी होती है, तो उसके ऊपर एक उसके पिता नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी मदर के प्रति भी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है अपनी जिम्मेदारी समझती है कि मदर जो सिंगल पेरेंट के नाते जो जिम्मेदारियां पड़ती है अकेले नहीं उनको उठानी पड़े, तो उनकी जिम्मेदारियों में भी सहयोग करती है। और छोटी बहन को भी एक जो है क्या कहते हैं बड़े भाई की तरह पिता की तरह प्रोटेक्शन देने का काम करती, तो कहीं ना कहीं उसका जो बचपना चंचलता होती ना, और वो समाज में भी उतनी हेल्पफुल होती, किसी को भी समाज में देखती कहीं जरूरत होती है हेल्प की तो वो सबकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाती है। इस तरीके से वो है कि अपने आप को उसने माहौल के अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे करके ढाला है अपने आप को। और वो अब जा करके वो धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है तो वो पूरी तरीके से मतलब कह सकते हैं आपके हमारे सोसाइटी में आजकल के समय में जो लड़कियों को जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए जैसे सब हो नहीं पाती हैं, वैसा एक वो जो होता है व्यक्तित्व जा करके वो तैयार होती होती है। ये उसकी खूबी है। जी बहुत खूबसूरत मैम। आयशा जी आशिया आशीषा राजपूत जी जुड़ी हैं हमारे साथ। जी विशाल यादव जी पूछ रहे हैं कि मेघना लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और सबसे खूबसूरत चरित्र जो मुझे लगता है, अगर जी विशाल जी मैं अपनी बात करूं तो जी मेघना नाम ने ही मुझे बहुत आकर्षित किया। मैंने कल ही बात जी मैडम से भी कही थी जब बात हुई जी थी कि नाम ही आपने बहुत खूबसूरत चुना, तो मेघना नाम ही मुझे बहुत आकर्षित किया। और जी विशाल जी का प्रश्न है कि किताब लिखने की या मेघना लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको?
अब देखिए, हम लोग को जो प्रेरणा मिलती है ना, दो तरीके से मिलती है, अच्छी चीजों से भी मिलती है और बुरी चीजों से भी मिलती है। हम अच्छी घटना को देख करके प्रेरित होते हैं। दुर्भाग्यवश मेघना ने जो मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया वो हमारे समाज की बुराइयां ही थी, जो मुझे अंदर अंदर, मेरे अंदर कहीं ना कहीं अंतर मन में बहुत ज्यादा मुझे जो कहते हैं परेशान करती थी, जो कि मैं कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्रेस करूं। शायद हम महसूस सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से सब लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ईश्वर ने, सरस्वती माँ ने जरा सा भी आपके अंदर, जिस वे में भी आप कर सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ, कोई बोल सकता है, कोई, तो हर तरीके से उसको कहीं ना कहीं उस चीज को उठाना चाहिए जो हम महसूस करते हैं। तो इस तरीके से मेघना ने, जब उस समय ये निर्भया कांड भी हुआ था 2000, ये 12-13 की बात की, जब उस समय से ही मैं कहानियां लिखा करती थी, तो कहीं ना कहीं मैंने छोटी सी इसके ऊपर कहानी लिखी थी। और फिर वो कैरेक्टर मुझे इतना, मतलब बहुत सारी जगह कि मैं उसके सहारे अपने और बातों को धीरे धीरे रख सकती हूँ कहानी की तरीके से, जिसमें कि घटनाएं जो क्या कहते हैं ना, दुर्भाग्य सच होती है लड़कियों के साथ, बहुत सारी लड़कियों तो मेघना बेसिकली डायरी है, जिससे बहुत सारी डायरी, लड़कियों की डायरी के पन्ने हैं जो मैंने एक जगह एकत्रित कर दिए। किसी न किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसे जरूर उस लड़की की, जो मेघना की जिंदगी में घटी है, वो घटी हुई होती है। तो वो सारी चीजों को मिला करके इस तरीके से मेघना जो है, मैंने एक वो चेहरा था, डायरी थी कंप्लीट, जिसमें अलग अलग लड़कियों के पन्ने रहे। और उन्हीं सब चीजों ने, समाज की जो घटनाएं थी, जो हम लोग न्यूज में देखते थे, उन्होंने ही मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। और अंदर से मेरी ये भावना थी कि मैं इन चीजों को, जो लड़कियों की जो तकलीफें होती हैं, हम कहीं ना कहीं, जैसे कि होता है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं दोनों चीजों को दिखा पाऊँ। एक लड़की के ऊपर, जब वो वर्किंग लेडी होती है, काम करने ऑफिस में जाती है, बस में जाती है, रास्ते में जाती है, तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती, कैसे लोग उसको जो है हरासमेंट करते हैं, और उसके बाद उस लड़की के ऊपर क्या दिखती है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की वजह से ही मैंने जो है मेघना को चुना था। जी। बहुत सही बात कही मैडम आपने। और जितना मेघना को मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहूंगी जितना जी। मेघना को मैंने जाना, जितनी जी। मेघना से मैं मिली, जितनी मेघना से मैं रूबरू हुई, तो मेघना मुझ जी। में भी है, मेघना आप में भी है, हर किसी में मेघना किसी न जी किसी रूप बिल्कुल। में व्याप्त है। किसी की बिल्कुल। बिल्कुल। मासूमियत में मेघना है, किसी की जी। चंचलता में मेघना है, किसी की बेबाकी में बिल्कुल। मेघना है। बिल्कुल। बिल्कुल एक सहमत और हूँ मैं आप। पंक्ति है किताब की, जिसने, मैं कहूंगी आपने द्विपक्षी बात रखी है, संसार भर के सक्रिय मानसिकताओं पर व्यंग कसा है, जी। तंज कसा है, जी। कि सक्रिय जी। मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि खुले विचारों वाली स्त्रियां सब कुछ बहुत आसानी से खोल देती हैं। बहुत जी संक्षिप्त में बिल्कुल। बहुत गहन बात जी। कह दी आपने। जी। जी। अपने ये विचार बात रखे तो मैडम इस बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई जैसे हम लोगों के दिमाग में, लोगों के, हमारे समाज में क्या होता है, स्पेसिफिक कुछ मैं कह सकती हूँ संक्रामक मानसिकता की मैंने बात की। वैसे लोग होते हैं कई बार, वो क्योंकि उनको जब कोई लड़की होती है, या जो थोड़ा घूमना फिरना पसंद करती है, कोई महिला होती है, वो वर्किंग ही होती है, अपने काम से ही जाती आती है, उसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा सा एक निगाह रखते हैं अलग से, कि ये कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, और उसके ऊपर शक की एक निगाह हमेशा रखते ही रखते हैं। और ये गलत होता है कि आप घर में जो कोई रहती है उसके ऊपर आपको मतलब शायद आपको लगता है उसको मौके नहीं मिलते हैं, या कुछ ऐसा जरूर होता होगा कि लोगों के ऐसे सोच, पर ऐसा होता नहीं है। बाहर निकलना, काम पे जाना लड़की की मजबूरी भी होती है, इच्छा भी होती है। और आखिर वो क्यों नहीं निकले, वो अपने घर की जिम्मेदारियां तो निभाती ही निभाती है ना। उसके साथ अगर वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होती है, अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकती है, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते है, तो उसको निभाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से निकलती है, तो उसको, और वो अब हर समय तो साड़ी पहन करके, या आप हर समय इतने ट्रेडिशनल तरीके से तो नहीं तैयार होकर के आप स्कूटर मेट्रो में बैठ रहे हैं, तो आधुनिक ड्रेस कहीं ना कहीं, जो लड़की बाहर निकल, उसको तो मजबूरी भी बन जाती है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना है वो। तो उसको कई बार लोगों को लगता है कि भी ये तो बहुत ब्रॉड उसकी है, कि इसकी सोच बहुत वैसी होगी, और इनके लिए रिश्ते जो होते होंगे, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ना कि वो रिश्तों को लेकर के इतनी गंभीर नहीं होती होंगी, और इजी किसी के साथ भी रिश्ता बनाने के लिए लोग तैयार हो जाती होंगी। तो इस तरीके की जो हमारे समाज की सोच होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत होती है। और उसी चीज को मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है कि लड़की का पहनावा एक बाहरी है, उसका उसके व्यक्तित्व को नहीं वो करता है, उसकी जो इंटरनल होता है ना, जो उसकी फीलिंग्स होती है, उसकी भावनाएं होती है, उसको उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता है।
तो बिल्कुल वो पहनना और वो करना अलग होता है, और वो अंदर से वो जो होती है वो अलग होती है। तो आप इस चीज पर कभी भी मत ध्यान दीजिए कि किसी लड़की ने क्या पहना है, और उसके साथ उसको जज करने की कोशिश कभी भी मत करिए। ये मेरा कहना है सबसे। जी। पूर्वाग्रह मैडम, पूर्वाग्रह का खेल है सारा, बिल्कुल पूर्वाग्रह का बिल्कुल चक्र है बिल्कुल। सारा। जी। और कई बार तो लोगों को फर्क भी मेरा नहीं पड़ता है कि है ना, कि आप किसी चीज के लिए आप विरोध भी कर रही, तो भी लोगों को कई बार फर्क नहीं पड़ता, लोग सुनना ही नहीं चाहते, आपका विरोध देखना भी नहीं चाहते हैं। ये भी एक है फैक्टर, कहीं ना कहीं मायने रखता है कि अब जब कोई लड़की अपनी तरफ से ना कर रही होती है, पर उसको लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो उसको सुनना चाहिए। लड़की की भावनाएं जो होती है वो मायने रखती हैं, तो उसको समझना चाहिए, समाज को इज्जत करनी चाहिए उसकी भावनाओं की। जी। वास्तविकता है। जी। एक और प्रश्न, इस बात से आगे चलते हैं। ये बात जी। बहुत गहन है, अतः है ये, इस बात का कोई और छोर नहीं है। अगर हम इस बात पे चलेंगे कि लोगों की कैसी धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह है, तो ये बहुत अथाह है, सागर समान है। जी। इस बात से आगे चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न बतौर पाठक है, बतौर प्रश्नकर्ता बिल्कुल। नहीं है, बतौर पाठक है। चूंकि मैंने जी। खुद स्वयं मेघना पढ़ी है, स्वयं मेघना मैंने जी। पढ़ी है, या मैं मेघना से मिली हूँ स्वयं। तो जी। एक तो मेघना नाम ने बहुत खींचा, चुलबुला सा नाम लगा मुझे। वहीं दूसरी ओर जी। जो आपने लिखा है, एक अलबेली सी पहेली, आप जी। मैडम उसकी जगह किस्सा रख सकती थी, कहानी रख सकती थी, या जी। फिर कोई और प्रत्यय जोड़ सकती थी, सशक्त स्त्री। जी। पहेली ने जी। उत्सुकता पैदा कर दी पाठकों के समक्ष कि क्या है ये, जी। मतलब किस बारे में है ये, क्यों है। और वो जल्दी जी। जल्दी किताब, वो उसको लगता है, मुझे बतौर पाठक लग रहा था किताब कब खत्म हो, क्या है पहेली। तो मैं जी। जानना चाहूंगी मैडम, पहेली प्रत्यय क्यों चुना आपने? पहेली क्योंकि मैं चाहती थी कि पाठक सुलझाए, और इसको सुलझाने के लिए पाठक उसको पढ़ेंगे, क्योंकि पहेली तो वो है ही। और जब आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब तो आप की पहेली जब आप पढ़ेंगे ना मेघना को, तो सुलझेगी नहीं। आप शुरुआत में जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब आपको लगेगी कि आपने पहले सुलझा दी, वो उस पल वो उतनी ज्यादा उलझी हुई होगी, क्योंकि अगले ही पल उसमें एक नया टर्न आने जा रहा होता है, और जो कई बार मेघना के फेवर में भी होता है, और हम जो गेस करते हैं वो कई बार उसके वो ऐसा नहीं होता, कुछ और हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम जब पढ़ते रहते हैं, तो उसमें मेघना में एक पाठकों की रोचकता बनाए रखने के लिए, उसमें जो होता है, मैंने रुचि बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा उसमें था कि चीजों को मैं कैसे वे में भी रख सकती थी। तो जब चैप्टर्स खत्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगले चैप्टर पे वो, मुझे लगता है कि किताब जो होती है, उपन्यास जो होती है ना, वो आपको खुद खींचे पढ़ने के लिए, आपको नहीं कभी लगे कि हाँ मुझे पढ़ना, वो खुद आपको बुलाए। तो इस वजह से हर जब आप चैप्टर खत्म होगा, तो वो खुद आपको खींच के रखेगी कि आप अगला चैप्टर पढ़िए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, और आप कई बार पाएंगे कि आपने सोचा था उससे अलग ही कहानी जा रही है। तो इस वजह से वो पहेली है, और पहेली मैंने कहा ना, आप जैसा आपको लगेगा कि आप सुलझा रहे हैं, बेसिकली वो और ज्यादा उलझ जाती है उस पल। तो ऐसे करके अंत में जा करके वो उसकी जो पहेली है सुलझती है, और जिंदगी उसकी कितनी सुलझ पाती है, इसके लिए तो आपको फिर भी जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा मेघना को, कि वो अंत तक उसकी जिंदगी कितनी सुलझ पाती है, और जो उसकी जिंदगी में बहुत सारे भंवर होते हैं ऐसे जो आते हैं, उतार चढ़ाव हैं, उनसे होते हुए कैसे गुजरती है, कैसे फाइट देती है, कहाँ टूटती है, कैसे जुड़ती है, और फाइनली जो है उसका साथ क्या होता है। इसके लिए, उस पहेली को सुलझाने के लिए जो है, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। जी। सफल प्रयास रहा आपका, मैं कहूंगी सफल जी, प्रयास पाठकों के रहा। जो, जी। क्योंकि जी। जो शब्द पहेली था, उसने वास्तव में बहुत पकड़ के रखा कि अब कुछ नया जी। आ रहा है, फिर कुछ नया दिख रहा है। जी। और जी। बहुत ही अच्छे आपने उसको, क्या कहना चाहिए, एक तरीके से कंटेंट या जो चैप्टर्स होते हैं, पाठ होते हैं, उसमें भी विभाजित किया, उसके हिस्से भी, भागीदारी भी बहुत अच्छी, जी। जैसे ओरी चिरैया। तो वो जी। नाम ही बताता है कि उसकी चंचलता के बारे में, जैसे चिड़िया होती है, जी। छूने जाओ तो उड़ जी। जाती है, ऐसे ही जी। मेघना है, बिल्कुल। चंचल सी, सुंदर जी। सी, खूबसूरत सी। तो ये जी। बहुत प्यारा लगा मुझे मैडम आपका, कि मतलब ओरी जी। चिरैया, ऐसे नए नए बहुत सुंदर सुंदर नाम, जी। जो जी। इंसान को अपनी ओर खींच ले, उत्सुकता पैदा कर जी। दें। जी। इसमें जो है ओरी चिड़ैया जो होती है, इसमें बेसिकली एक मदर की भावना इसमें हम बहुत अच्छे से दिखाते हैं, क्योंकि मेघना जो होती है वो वर्किंग है। जब उसको देर होती है ऑफिस से आने में, किसी भी कारण से हो ही जाती है, कभी कोई रीजन होता है, सेकंड बहुत हेल्पफुल होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि निकलती है और रास्ते में कहीं उसको कुछ ऐसा दिखता है जहाँ
वो मदद कर सकती है तो आगे बढ़ के मदद करने लग जाती है वो। तो उसको घर आने में देर हो जाती है, उसकी मदर इस चीज को लेके बहुत परेशान होती है, और इस वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। तो उसकी मदर की जो भावनाएं होती है, यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की, जब उसकी लड़की को देर होती है तो एक मदर जो होती है उसका वेट कर इंतजार कर रही है बैठ करके, और उसकी भावनाएं उस समय उसके मन में क्या क्या बीतती है, कैसे पुरानी चीजों को याद कर रही है कि उसने कैसे कैसे अपने दुश्मन बना लिए, मतलब कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारा चैप्टर दिखाता है ओरी चिरैया जो है, कि मदर के ऊपर जो होता है वो क्या क्या बीतती है, उसकी लड़की को देर होती है घर आने पे, इस तरीके से उसके लिए चिरैया ही होती है। और घर उसका जो होता है ना, वो जो आंगन होता है ना, वो उसका घोंसला ही होता है। तो इस तरीके से ये ओरी चिरैया है जो उसके घर की, उसकी माँ की सारी दशाओं को दिखाता है, मानसिक स्थिति को। जी प्रकृति, समूची प्रकृति को आपने समेट दिया है मेघना में। मेरे पास बस यही शब्द है इस बात के जी बाद आपकी। आपने बोला माँ बेटी का रिश्ता है जी जो, तो मैं उस बात पे बहुत बोलना चाहूंगी कि वात्सल्य रस का बहुत खूबसूरती से चित्रण किया है आपने। जैसे कि जी जो माँ है वो एक ही है, मतलब पिता नहीं है मेघना के। तो जी एक जी सिंगल मदर कैसे अपनी जी बच्ची से प्रेम बना के रखती है, दोस्ती बना के रखती है, जी फिर वो किस तरीके से उसे समाज की तरफ सशक्त बनाती है, जैसे आपने बताया जूडो कराटे भी सिखाती है। तो जी एक वात्सल्य रस का खूबसूरती से चित्रण किया है माँ बेटी के रूप में, माँ बेटी के जी रिश्ते का खूबसूरती से वर्णन किया है, पवित्रता का, उस जी जो कहना चाहिए एक मोहन का, सम्मोहन का, बॉन्ड का, कि एक नहीं होता है तो दूसरे को चिंता होती है। क्या जी कहना जी। चाहेंगे मैडम इस बारे में? अ, इन जो है मेघना और उसकी जो बहनें होती हैं, मतलब जो दो बहनें हैं दोनों, इनका रिश्ता ना वो ऐसा होता है, आप समझ लो कि कहते हैं ना कि जब एक को प्यास लगती है तो दूसरा बिना मांगे पानी लेकर के आ जाता है ना। तो एक कहीं परेशानी में होता है तो दूसरे का मन अपने आप घबराने लग जाता है। इस तरीके का जो भावनात्मक जो लगाव होता है वो तीनों में होता है। और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि हमारे बहुत से घरों में ये चीज हम आजकल मिस करते जा रहे हैं। तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो जुड़ाव महसूस करते हैं कि फैमिली का जो आइडियल फैमिली जो होनी चाहिए वो कैसी होती है, और कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज तो रखा ही क्या है समाज में, अगर अपने घर में भी हम जुड़ाव नहीं बांध करके अब एक दूसरे से वो चीज नहीं महसूस करते, वो जुड़ाव नहीं रखते हैं, तो फिर तो बाहर वाले ही होते हैं ना। आप जो है उनके साथ कैसे जुड़ाव या वो रिश्ता कायम कर पाएंगे? आप समाज के प्रति जिम्मेदारी मेरे ख्याल से आप तब समझते हैं जब उसकी शुरुआत आपके घर से होती है। तो इसलिए जो होता है इनका रिश्ता बड़ा प्यारा सा, उसको देख करके कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि हाँ रिश्ते हो तो ऐसे हो, जिस कह सकते हैं वो मैं इसके परिवार में। और आप पूरे जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रिश्तों ने बहुत मतलब गहराई से आप रिश्तों को महसूस करेंगे, और कैसे कोई विपदा में लड़की की कैसे जो है वो हेल्प कर सकते हैं आप अपने जो है किसी भी रिश्ते से। आप जो है मदर है, बहन है, या आप दूर के भी कुछ रिश्तेदार लगते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तो ये मेघना जो है कुछ दिक्कतों के बाद ऐसा हुआ उसकी लाइफ में कि उसको फाइनली जो है उसके घर का परिवार का सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे करके समाज ने भी जो है इस बात को समझने की कोशिश करी, जो मैंने अपने माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि जो लड़कियों की समस्याएं होती हैं उनको वो भी समझाने में धीरे धीरे करके बहुत उतार चढ़ाव के बाद वो कुछ हद तक सफल हो पाई। और बाकी पाठक को मैं जो चाहती हूँ कुछ समझे वो, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि पाठक भी जिम्मेदारी को, मेरी जो जिम्मेदारी मैंने निभाई उसको आगे जरूर जो है कैरी करेंगे उस जिम्मेदारी को, कि उसकी बात को लोगों तक खुद समझेंगे और लोगों को भी समझाने का प्रयास करेंगे, तभी मेरा लिखना सफल होगा। बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं सबके प्रश्न आप तक फटाफट पहुंचा रही हूँ। जी विशाल जी यादव जरूर। जी कह रहे हैं आपका हर उत्तर संतुष्टिदायक है। इतने अच्छे जी नामों का चयन कहाँ से करती हैं आप? अगर वो स्रोत बता देंगी विशाल जी आपको तो फिर आप अगली मेघना लिख लेंगे। विशाल जी का नाम तो खुद ही इतना अच्छा है, देखिए विशाल है उनका नाम तो उनका नाम तो खुद ही बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है, वैसे ही आप समझिए कि इसके नाम में जो खूबसूरती है वो आप लोग तलाश पा रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप उसमें जो खूबसूरती पा रहे हैं। जी विशाल जी आपकी आगामी पुस्तक पर पूछ रहे हैं। नीलेश पटेल जी कह रहे हैं कि किताबें लिखने की का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, और एक जी विमेन होने के बावजूद, जी मतलब एक नारी होने के बावजूद क्या समस्याएं आती हैं आपके दैनिक जीवन में लिखने को लेकर?
क्योंकि लिखना जो जी है वो एक मतलब स्टेबल काम है, आप कुछ सब कुछ जी, रोक के ही लिख सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो सहमत। इस अतः अंतः तक की बात को आपके जानना चाह रहे हैं, समस्याओं को। जी, तो पहले तो ऐसे उन्होंने कहा कि लिखने की मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती है, या कब, जैसे शुरुआत, लिखना तो जैसे होता है ना कि हम लोग बचपन से ही कहीं ना कहीं आपके अंदर चीजों को जो देखने का एक तरीका होता है ना, वो कुछ कुछ अलग होता है, कह सकते हैं वही एक दिन जो इस बात परिणाम होता है आपके लिखने का जो होता है। पेन आप कभी उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जब आपके अंदर इतनी चीजें भर चुकी होती है ना, वो समाहित नहीं हो पाती है, तभी शायद आप एक्सप्रेस करने के लिए उसका। तो बचपन से कुछ रहा मेरा, कभी देशभक्ति को लेकर के, कभी प्रकृति को लेकर के, स्कूल कॉलेज की पत्रिकाओं में देना, ऐसे करके लिखती रही मैं। और जब कॉलेज में गई, मैं बेसिकली मैं विज्ञान की छात्रा हूँ, तो और मैंने एमएससी जूलॉजी से किया है। जबकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझसे जो डिसेक्शंस नहीं होते थे मुझसे, मेरे घर में सारे मेरे ब्रदर हैं जो सब डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, बहुत इच्छा थी सबकी कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊं, लेकिन मुझसे तो होना ही नहीं था। मैंने कहा मैं तो अगर कहीं पे ब्लड खून कुछ भी देखती थी तो मैं बगल से निकल लेती, अगर मुझे पता चला कि यहाँ आगे एक्सीडेंट हुआ है तो मैं रास्ता ही छोड़ देती थी। वो मुझसे नहीं देखा जाता था, जो मुझे इंटरनल ही तकलीफ नहीं देखी जाती थी तो मैं बाहर से वो कैसे उसको देख करके। तो इस तरीके से करके मुझे अपने जो मैं जो पढ़ रही थी उससे मेरा कोई लगाव नहीं था, बस वो एक था कि पढ़ना है। रुझान मेरा साहित्य की तरफ हमेशा से ही रहा, साहित्य की तरफ, या यूं कह सकते हैं कुछ कलात्मक कुछ क्रिएटिव करने का। जैसे मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत शौक था, और मुझे उसमें फैशन डिजाइनिंग का, जब मैं यंग एज की थी तब भी मेरे अंदर बहुत था कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँ, कुछ डिजाइन करूँ, या इंटीरियर डिजाइनिंग का कुछ कोर्स करूँ, जो मैं कुछ अपना कुछ क्रिएटिव जिसमें कुछ कर पाऊँ। और मैम इस लिखना भी बात में था मैं वो। बीच में रोकूंगी आपको। जी आपने कहा जी। जब मैं यंग एज की थी, हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपकी सादगी बहुत थैंक खूबसूरत यू, है, आपकी आवाज बहुत थैंक यू सो खूबसूरत है। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल राबता नहीं रखती हूँ कि जब आप यंग एज की थी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस मच। एंड थैंक यू सो सो एनर्जेटिक। मच। ये तो आपका जो है, आप लोगों को बताया ना, देखने का आपका नजरिया है जो आपका ऐसा लग रहा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी मैं तब की बात कर रही थी। उसके बाद इस तरीके से मेरा साहित्य, मतलब मैंने शौकिया तौर पे होता है मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना। मेरे पिताजी हैं, उनकी जो भाषाओं में बहुत अच्छी पकड़ है, और वो उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, बहुत अच्छी पकड़ उनकी। तो वहां से मुझे साहित्य का जो रीडिंग वाला माहौल था वो मिला। कोई लिखता नहीं था घर में, लेकिन पढ़ने का था माहौल था घर पे। तो मैं ऐसे करके पढ़ती रही, धीरे धीरे कविताओं से शुरुआत किया, तो मैंने कविताएं ही मैं लिखा करती थी पहले। और उसके बाद शादी के बाद जो है जो क्या कहते हैं, जब मैं आई जब अपने ससुराल में, वहां पे भी मुझे माहौल थोड़ा पढ़ने का मिला, वहां पे भी सारे लोग पसंद करते थे। और फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जहाँ हुई, एक दो जगह ऐसा हुआ कि मेरे जो इनकी तरफ से जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो साहित्य से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने शायद मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करने के लिए बोल दिया होगा कि आप भाभी जी अच्छा लिखती हैं, या जो सिस्टर जो मतलब उनकी वाइफ थी उन्होंने भी कहा। तो मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया शायद और मैंने जो है क्या क्या उसको प्रकाशित होने के लिए भेज दिया। उन्होंने, मतलब उन लोगों को शायद था मुझ पर विश्वास। और इस तरीके से जब मैंने क्या कहते हैं जो डायरी में लिखा था, वहां से मैं सीरियस हुई कि चलो मैं जो है इसको देखती हूँ, अगर लोग कह रहे हैं तो अगर क्या मेरी बात और लोगों तक पहुंच सकती है। दिन मैंने उस समय तो सब डायरी में लिखा करती थी, लैपटॉप पे सारे जो डाउनलोड वगैरह करे, कैसे टाइप करना है उसके, जितना गूगल पे करके सब कुछ करके मैंने लिखना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने दिसंबर में जो पहली बार अपनी जो स्टोरी थी जो मैंने कंप्लीट करा, उसमें तीन चार स्टोरी थी, मैंने टाइप वाइप करके रेडी करके रखी। दिसंबर में मैंने फेमना, समय अभी एक साल से करीब फेमना हिंदी आना बंद हो गई, मैंने फेमना में भेज दी, जस्ट ऐसे ही कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबने कहा छोटी छोटी पत्रिकाओं से शुरुआत करो, और मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है, देखेंगे क्या होता है। अ, मुझे यहाँ पे किस्मत ने बहुत साथ दिया मेरा, और मैंने दिसंबर में दिया, और दिसंबर के अंत में ही मेरे पास जो है फेमना की जो एडिटर थी उनका फोन आ गया मेरे पास। जी। और ये दिसंबर 14 की बात थी। तो उनका फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मैं जो है आपकी जो कहानी है मुझे बहुत पसंद आई, और नई दिशा नाम था उस कहानी का, देखिए, और मुझे भी वही से नई दिशा मिली थी। और वो उन लोगों को बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने उसमें मुझे कुछ बोला कि आप कुछ इसमें लास्ट में कुछ चेंजेस चाहते थे अपनी गाड़ी। तो मैंने उसके 4 एंड लिखे,
मतलब एट रेंडम मैंने उसी समय, और मैंने जो उनको बोला कि आपको जो सही लगे इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग इस कहानी के अंदर 4 तरीके से हो सकते थे, तो उन्होंने उसको लिया। और दिसंबर में भेजी हुई कहानी मेरी जनवरी जो है 2015 में, जो स्पेशल अंक होता है इनका जो है न्यू ईयर का, उसमें प्रकाशित होकर के आ गई। तो वो कहानी जो नई दिशा थी उसने मेरे अंदर एक वैसे मतलब एक कहते हैं कि आत्मविश्वास मेरा बढ़ा दिया कि हाँ, लोग मुझे पढ़ सकते हैं और शायद उनको अच्छा भी लग रहा है या टचिंग लग रहा है। फिर वहां से मेरी शुरुआत हो गई। फिर मैंने बाकी जितनी भी पत्रिकाएं थी, वनिता, मुक्ता, देना शुरू किया। सब में मतलब मेरा किस्मत ने साथ दिया, यहाँ की हर जगह मतलब मेरा जो है कहानी आती गई। उसके बाद शुरू हो गया मेरा ये सिलसिला कि मेरी कहानियां जो है वो सबके आने लगी। मैं आकाशवाणी से वहां पे जुड़ गई थी उस समय। जब मेरी कहानियां आने लगी तो उन लोगों ने भी शायद मेरी बात को बोला कि ठीक है आप आइए प्रोग्राम। मेरा पहला प्रोग्राम था वहां पे जो उन्होंने कहा कि कहानी कविता में बहुत लिखती हूँ, मैं उसमें व्यंग भी लिखा करती थी, कुछ टिप्पणी होती थी कुछ ऐसी। तो उन्होंने कहा कुछ व्यंग, कुछ मुझे अलग लग रहा है, कहानियां तो मेरा से आती रहती है। तो मैंने उस समय एक था गुजिया बनाओ अभियान करके था, तो ये 2015 की करीब बात है ये। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जो व्यंग था एक ही बार में मेरा पूरा रिकॉर्ड हो गया, और जो क्या कहते हैं उनको अच्छा लगा पार्ट जो है। तो इस तरीके से करके मैं आकाशवाणी से वहां पे जुड़ गई, और मेरी जो कहानियां जो इसमें आने लगी, जो है पत्रिकाओं में आने लगी। तो इस तरीके से तो मेरा लिखना जो था वो ये शुरुआत हुआ। और जैसे आपका दूसरा सवाल था कि मैं आज के समय में मैं समय कैसे निकाल पाती हूँ एक गृहिणी होते हुए और सारी घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए। हाँ, बहुत टफ होता है एक महिला के लिए लिख पाना, एक स्त्री के लिए लिख पाना टफ होता है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना, स्त्री के 24 घंटे भी उसके अपने नहीं होते हैं। घर होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। आप जब एक पुरुष होता है वो काम करता है और घर आता है, तो वो समय कुछ समय आप अपने आप को कट ऑफ करके रख सकते हैं घर की जिम्मेदारियों से या चीजों से कि ठीक है वाइफ है देख लेगी, मदर है देख लेगी। लेकिन एक वाइफ पर एक मदर के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि हम थोड़ी देर के लिए कमरा बंद करके बैठ जाए कि नहीं भाई आप लोग देखिए और मैं तो अभी लिख रही हूँ, मेरी कहानी बहुत वैसे मोड पे है और मैं जो है अभी नहीं उठ सकती हूँ। तो कई बार कहानी होती है जो टूटती है। अच्छा, फिर घर में कभी कोई सामान लेकर के आ रहा, आप दिन में भी आप खाली नहीं बैठे, तो कोई ना कोई आता है, कभी कुरियर वाला आ रहा है, कभी कोई सामान लेकर के आ रहा है, कभी आपको ही जाना है, तो ब्रेक्स बहुत होते थे कहानियों में। तो कई बार कहानी ऐसा होता है कि हम जहां से छोड़ते हैं वहां से पकड़ नहीं पाते हैं, ये दिक्कत आती है। तो एक मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ, एक महिला जो है वो लेखन के उस क्षेत्र में आती है, तो मैं इस बात को समझती हूँ कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे में भी उससे अपनी रातें दी हों, जग करके जब उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता है, रातें दी होंगी, या सुबह उठ करके उसने उसको निपटाया होगा, अपनी कहानी को आगे बढ़ाया होगा। तो करके, लेकिन अब जज्बा होता है लिखने का तो आदमी करता है लिखता है। तो इस तरीके से करके दिक्कत होती है, महिला लेखक को ही ज्यादा दिक्कत होती है लिखने में। जी। बहुत सारी रोचक बातें आपके बारे में जानने को मिल रही हैं। मैं अपने से जी। जुड़े लोगों को या हमारे सेशन से जुड़े लोगों को बताना चाहूंगी कि मैडम जूलॉजी से मैडम ने अपना स्नातकोत्तर किया है, विज्ञान संकाय से हैं। उसके बाद आप समझ जी। सकते हैं साहित्य से कोई सरोकार ना होना, शिक्षा के रूप में साहित्य से कोई सरोकार ना होना, उसके बावजूद इतनी बेहतरीन लेखिका के रूप में उभर कर निखरना अपने आप में एक बड़ी बात है। आप ना सिर्फ मेघना की जो रचयिता हैं या लेखिका हैं आप उनसे मिल रहे हैं, बल्कि उसके जैसे ग्रह शोभा है, वनीता है, फेमिना है, ऐसी कई मैगजीन्स जिनमें आप रोचक कहानियां पढ़ते हैं, जिनमें आप स्त्रियों पर या अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर कहानियां पढ़ते हैं, उन सभी कहानियों के रचयिता आपके सामने हैं। लखनऊ आकाशवाणी में भी मैडम का बहुत संवाद रहा है, तो वो है आपके सामने। तो इस प्रकार मैं कहूंगी मैडम जो है वो विविधताओं की खान है, बहुत कुछ सिखा रही है हमें, विविधताओं की खान है। बहुत जी। धन्यवाद। अगली जो बात मैं करूंगी मैडम, मुझे जी। ऐसा लगता है बतौर पाठक, बतौर प्रश्नकर्ता नहीं, मुझे आप बतौर पाठक समझिए कि लेखक या लेखिका जिस स्वरूप में मन से होता, जिस प्रकार की उसकी मन स्थिति होती है, उस प्रकार का उसका लेखन या उसकी रचना होती है, जी। किरदारों का चित्रण वैसा होता है। जी। मेघना की बात बिल्कुल। करूं मैं, तो मेघना को आपने बहुत बेबाक बताया है, बहुत सशक्त जी। बताया है, बेबाक बताया, बेबाकीपन पर जोर दिया, जो आज के समाज की जरूरत भी है। स्त्रियों बिल्कुल। को, लड़कियों को बेबाक होना और सशक्त होना, सख्त रहना जरूरी भी है। तो जी। क्या भीतर से भी आपके आपके भीतर भी एक मेघना है, इसीलिए आपने मेघना को इस तरह रूप में दिखाया, या आप चाहती हैं कि हर समाज की लड़की या स्त्री जो मेघना को पढ़े या ना पढ़े, मेघना के बारे में जाने, वो इस तरीके से हो?
देखिए, मैं चाहती तो हूँ कि हर लड़की मेघना की तरीके से हो। और मैं खुद, मेरा खुद का जहां तक विचार है, मैं खुद इस विचारधारा को कहते हैं ना कि पूरी तरीके से जीती हूँ। कि मैंने ना सिर्फ एक महिला होने के नाते, एक कहते हैं कि नागरिक होने के नाते, एक अपने देश के नागरिक होने के नाते भी, जहाँ पे कि शायद एक महिला को लोग सोचते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं आप जो है लड़कियां हैं, चाहे वो राजनीति रही हो, या कई बार हम रास्ते पे चलते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे कि महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं बोलती जिन चीजों पे, मैं शायद उन चीजों को बता भी ना पाऊँ यहाँ। मैंने इनफैक्ट अगर रास्ते में किसी को किसी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मेरे सामने का मैंने देखा, तो मैंने अपने लिए नहीं, उस लड़की के लिए मैंने जा करके अगर कोई लड़की मैं देख के, छोटी लड़की है जो कोई परेशान कर रहा, तो मैंने उस हद तक जा करके चीजों को मैंने टोका है लोगों को कि। और बाकी भी आसपास अगर मैं किसी को, चाहे वो गंदगी फैलाना हो या कुछ भी ऐसी चीज मैं देखती हूँ जिसको लोग देख करके जनरली होता है ना कि आंखें बंद करके चले आते हैं, तो आंखें बंद करने की प्रवृत्ति कभी नहीं रही मेरी। शायद यही रीजन था कि, और मैं चाहती थी, और मेरे अंदर से ये होती थी जब मैं देखती थी कि बाकी लोग बगल से गुजर जाते हैं और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चीज मुझे अंदर अंदर, जब मैं घर आती थी तो मुझे बहुत देर तक ये चीज अंदर अंदर परेशान करती थी कि क्यों हम इतने इंसेंसिटिव होते हैं कि हम चीजें देखते हैं और बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आए हैं हम इस दुनिया में, बस जिए खाए पिए और उसके बाद आप चल देते हैं। आपकी ना अपने घर के प्रति आप सही से बहुत सी जिम्मेदारी होती है, आप घर के भी इग्नोर कर देते हैं, और ना आप समाज के प्रति जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं, क्योंकि ये नहीं होता है कि हम कोई चीज देखें गलत होते और चुपचाप चले जाएं। तो ये मेघना का जो ये नेचर था, ये आप कह सकते हैं कि मेरा खुद का यही नेचर रहा है। और मैं इसके माध्यम से, और यही नहीं, मैं जो भी कहानियां मैं लिखती हूँ, मैं मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहेगा कि हम लोगों को जब जब कुछ गलत देखते हैं तो होते हुए, तो उसको आंखें बंद करके हम निकले नहीं। देखने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है ऐसा भी हो कि कोई कह सकता है कि भाई आपको गलत लग रहा है, ये है नहीं, ये होता है, हो सकता है ऐसा। लेकिन आप अपनी सोच ही इतनी स्ट्रांग करिए, इतनी मजबूत रखिए, सही गलत की आपके अंदर इतनी पहचान होनी चाहिए आपके अंदर कि आप जो है क्या कहते हैं, आप डिसीजन सही ले सके और गलत को गलत कह सके, ये साहस आपके अंदर होना चाहिए। तो बिल्कुल जो है मैं चाहती हूँ कि समाज की ज्यादातर लड़कियां मेघना की जैसी ही बने, और बाकी लोग भी, पुरुष भी, जो मेरे मेघना में जो पुरुष है, मैंने बताया ना, उसमें राम और रावण दोनों ही है। आप क्या बनना चाहते हैं? आप राम बनना चाहते हैं, रावण बनना चाहते हैं? उसमें मैंने दोनों का जिक्र किया है। तो आप, ये उपन्यास ये भी बताने की कोशिश करता है आपको कि आपके दोनों रूप होते हैं, उस रूप से हमारे समाज पे क्या फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल जो है मेघनाथ जैसी ही हर लड़की को बनना चाहिए। ये मेरा जो है ख्वाहिश है मेरी, ये कह सकते हैं। जी। एक एक शब्द से आपके सरोकार पा रही हूं मैं, जी। सहमति जता या। रही हूं मैं, और आपके भीतर चलते हुए द्वंद को या अशांति को भी समझ पा रही हूं मैं। अब बात करते शुक्रिया। हैं कुछ अलग, बहुत लंबा लंबा हमारा संवाद जो था वो सशक्तिकरण पर हो गया, वात्सल्य रस पर हो गया, माँ बेटी के प्रेम पर। एक और खूबसूरत सा पहलू जो है वो मेघना में दर्शाया गया है, उससे मैं अपने दर्शकों को या जुड़े लोगों को रूबरू कराना चाहूंगी। वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार जी। रस का जो चित्रण है या जो किरदारों को गढ़ना है, वो भी बहुत उम्दा तरीके से किया है आपने। बात करती हूँ मैं अभिमन्यु की और मेघना की, जी। जो उनके जी। प्रेम में परस्पर पवित्रता है, सच्चाई है, समर्पण है, सादगी जी। है। वो जी। एक अनछुआ पहलू है समाज का, मुझे ऐसा लगता है। या हम जिस सदी में जी रहे हैं, जिस पीढ़ी में जी रहे हैं, वो सादगी, वो सच्चाई लुप्त सी हो गई है। पवित्रता, सच्चाई, सादगी लुप्त सी हो गई जी। है। मतलब जैसे कल जी। एक बात मुझे सूझी कि हम खाने में नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, और जिंदगी में जी। लोग डालते हैं जरूरत अनुसार। तो जी। इस सही कह रहे तरीके हैं। से ही लोग एक दूसरे को जी। मतलब प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला हो। जी। तो वहां जी। अपने ऐसे किरदारों का चित्रण किया है जो एक दूसरे से जी। परस्पर जुड़े हैं, समर्पण, जी। सच्चाई, पवित्रता से, बिना किसी निज स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना जी। से जुड़े हैं। जी। तो जी। एक बार उस चरित्र पर भी मैं आपसे कुछ चाहूंगी, कि आपसे सुनना चाहूंगी। जी। मेरे ख्याल से जो रिश्ते होते हैं ना, वो निस्वार्थी होने चाहिए, है ना। जब उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है ना, तो वो रिश्ते तो नहीं ही, मतलब उनको कह सकते हैं कि वो तो, आपने कहा ना कि वो क्या कहते हैं, रिश्ते जो होते हैं उसके अनुसार हो जाते हैं कि आपको किससे कितनी जरूरत है। और आपके पास फोन भी आएगा किसी का,
जो आपसे हमेशा शायद हेल्प मांगता हो या कुछ मांगता, तो आपको लगे जरूर किसी काम से ही फोन किया होगा, मुझे ऐसे ही नहीं याद किया होगा। तो वो जो एक भावना होती ना, वो हम खो देते हैं। फोन भी आता है किसी को, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हमें जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सिर्फ इस रिश्ते नहीं बना के रखने चाहिए कि मेरी जरूरत पे कौन कितना काम आ सकता है ना। तो वो पवित्रता रिश्तों की खोती जा रही है। तो मेरे लिए रिश्ते जो होते हैं ना, जो बिना मतलब के होते हैं ना, उन रिश्तों की बात ही अलग होती है, और जो अंदर से खुशी देते हैं वैसे रिश्ते शायद ऐसे लोगों से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं जिनसे मेरा मतलब वास्ता पड़ता है, और ऐसे लोगों से कम कनेक्टेड होते हैं जो जिनसे दिल से जुड़े होते हैं। ये मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जिनसे मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ उनसे मेरी बात बहुत कम हो पाती है, लेकिन जब भी होती है तो मैं ऐसे बातें करते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी रोज बात होती हो, और बेधड़क उनको मैं अपने दिल की हर बात बताती हूँ और वो मुझसे बताती हैं। और तो वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे रिश्तों में पवित्रता, सच्चाई जो होती है, पारदर्शिता जिसको कहते हैं, वो मुझे हमेशा से ही जो है मैं चाहती थी कि रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए शायद। और यही वजह है कि मेरे जो किताब है, जितनी भी किताबें हैं, कहीं ना कहीं आपको मेरे रिश्ते वहां पे बहुत आपको मजबूत दिखाई देंगे। और शायद सब लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि होने चाहिए रिश्ते जो मजबूत होने चाहिए। सहमति सब में है मैडम, पर बात जब खुद जी। की आती है तो इंसान दो कदम पीछे हो जाता है। क्योंकि खैर। शायद हम ही नहीं ईमानदार होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद ही ईमानदार नहीं होते, तो हम दूसरे से ईमानदारी की उम्मीद क्या करेंगे, है ना। तो पहले खुद ये भी है। ईमानदार बनिए। राहुल जी। टंडन जी जुड़ गए हमारे साथ। जी। बहुत सहयोगी सहयोग करते हैं, हमारा बहुत प्रशंसक हैं आपके। कह रहे हैं लेखिका थैंक जी यू। बहुत प्यारी हैं, नमस्कार उन्हें। और हमारे शुक्रिया संवाद शुक्रिया। की तारीफ कर रहे हैं वो। इसके शुक्रिया। बाद मैडम मैं चलती हूँ एक द्वंद की तरफ। अब आप जी जी सोच रही होंगी द्वंद क्या बोल रही हूँ। एक जी स्त्री के भीतर जो द्वंद चलता है जब वो गलत को गलत कहने जाती है, जी तो जिम्मेदारियां ताउम्र बढ़ती जी हैं। द्रौपदी की साड़ी और हनुमान जी की पूंछ सी, ये शब्द आपने प्रयोग किया है। जब जी मेघना किसी गलत के बारे में, किसी हादसे के बारे में, किसी अप्रिय घटना या साहस के जी बारे में आवाज उठाने का सोचती है, तब वो जी द्वंद में होती है। उसे जी रोकता है बिल्कुल। परिवार, समाज, जी लोग, उसके जी खुद के जी रिश्ते। और अंत जी में उसके पैर जो हैं वो पुलिस थाने या शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुलझाने वालों की जगह उसके घर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जी बिल्कुल। इस जो बात है, ये जो द्वंद है, उसके प्रति आप क्या कहेंगी, किस तरीके से आप इसे समझाएंगी हमारे दर्शकों को कि ये जो द्वंद है मेघना जी के भीतर, मुझे लगता है मेघना नहीं हर स्त्री के भीतर होता है जिम्मेदारियों का द्वंद, बिल्कुल द्वंद जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मोड़ आते हैं जहाँ पे कि हम अपने जो कुछ पारिवारिक दायित्व होते हैं ना, उनके आगे अपनी पर्सनल चीजों को भूल जाते हैं। अपनी पर्सनल, जैसे यानी मुझे मान लीजिए मुझे व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि हम अपने परिवार के भले के लिए एक समझौता कह सकते हैं आप, हम करते हैं जो हमें खुशी देता है। ऐसा नहीं होता है कि हम उस पे आकर के करते हैं, लेकिन हम उसको अपने से ऊपर मानते हैं। अपने व्यक्तिगत जो होती है, स्वार्थ भी नहीं कह सकते, व्यक्तिगत जरूरतें होती है कुछ, उनके ऊपर हम मानते हैं जो अपने परिवार के बाकी लोगों की चीजों को। तो ऐसी स्थिति कुछ मेघना की जिंदगी में भी होती है, जहाँ पे कि उसके साथ ऐसा होता है कि वो अपने जो उसके साथ जो चीजें हो रही होती हैं उन पे वो ध्यान दे, या अपने परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी है उनकी तरफ वो ध्यान दे। तो वो अपने परिवार को चुनती है। वो खुद दुख सहना, तकलीफ सहना जो होता है, क्योंकि उसके चेहरे पे दुख होगा, उसके चेहरे पे परेशानी होगी, तो उसकी मदर दुखी होंगी, उसकी सिस्टर दुखी होंगी। तो वो इस वजह से वो परेशानियों को जो होता है अपने अंदर, विष का प्याला जो होता है ना, वो पी जाती है कि मैं अगर हंसूंगी, एक नकली चेहरे भी हंसूंगी, तो मेरी माँ तो असली हंसेगी कम से कम मुझे कुछ देख करके। तो इस तरीके से वो उसके अंदर जो द्वंद चलता है। यहाँ पे एक मजबूत लड़की, मेघना एक बहुत मजबूत कैरेक्टर है, लेकिन उसके बाद भी वो कैसी एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने परिवार की खुशियों के लिए वो सब कुछ सहने के लिए मजबूर हो सकती है। तो ये हमें दिखाता है कि जब एक इतनी मजबूत लड़की टूट सकती है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देख लिया उसको, वही परिवार ही उसको फिर जोड़ता है, बचाता है। तो आम लड़की के ऊपर क्या बीतेगा। अगर एक आम लड़की है जिसके साथ कोई किसी तरह की घटना होती है, भद्रता होती है, वो किससे शिकायत करनी जाएगी, उसका कौन सुनने वाला है, क्योंकि उसके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती। कोई लड़की हमारे यहाँ जाती है शिकायत लेकर के, तो पहले तो उसी को सबकी निगाह से देखा जाता है, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना उसके साथ हो गई तो उसको सबूत भी उसी को देने होते हैं। भाई सबूत भी आप ही लाइए, आपके पास इस बात का कोई सबूत है।
तो जबकि वो सब जान रहे होते हैं कि सच है, ये चीजें है, सारी चीजें, घटना पूरा सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा होता है, लेकिन फिर भी सबूत बहुत जरूरी चीज हो जाती है, जो कहीं ना कहीं, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से बदनामी तो है ही है समाज में, कि जो गलत करता है उसके साथ गलत नहीं होता, उसको गलत नहीं माना जाता है, और उस लड़की की जिंदगी आगे खतरे में पड़ जाती है किसी तरह की घटना होने पे। तो इसलिए जो होता है, ऐसे जब कोई स्थिति आती है तो वहां पे लड़की होती है, वो अपने कदम पीछे हटाना ही उसको लगता है कि हटा लो। घर वाले भी यही राय देते हैं कि भाई कोई चीज हो रही है, बदता हो रही है, उसको बर्दाश्त कर जाओ, मत आगे आओ, मत कहो, कुछ होना है नहीं। तो इस तरीके से ये हमारे समाज की जो है क्या कहते हैं त्रासदी है ये, कि हम इस तरीके की चीजों में महिलाओं का साथ नहीं देते हैं कहीं ना कहीं। तो जरूर देना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि जो दोषी है सजा उसको दीजिए आप। किसी लड़की का अगर दोष नहीं है तो उसको, उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो इस बात की उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से टूट जाती है, कुछ गलत होता है उसके साथ तो पहले से टूटी हुई है, तो उसको और ज्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। और इस बात को, जो हमारा शायद कानून भी जो है हमारा, जो इससे मैंने कानून के बहुत सारे पोल खोले हैं, और हमारे पुलिस जो होती है वो किसी तरह की घटना होती है तो क्या क्या रवैया होता है उनका, जो पहला रिएक्शन जो होता है ना, जो बहुत ही सारे लोग जानते हैं उसको, मैं क्या कहूँ, किसी भी तरीके की घटना होती, और उसमें कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर जो साथ देते हैं। तो इसमें दोनों तरीके की, मैंने बता सिक्के के दोनों पहलू मैंने दिखाए, तो उन्हीं के सहारे ही आगे चल के वो किसी तरीके की समस्या होती है तो वो हेल्प भी मांगती है, और उन्हीं से उनको जो क्या कहते हैं चीजें होती है तो उसको नकारा भी जाता है। दोनों तरीके के लोग हैं यहाँ पे, तो आप देखिए, खुद पढ़ेंगे पाठक को समझेंगे कि देखिए दोनों रवैये के लोग हैं, और कैसे आप एक, जब आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं तो कैसे चीजें जुड़ती जाती हैं, और जब आप निगेटिव वे में होते हैं ना तो कैसे चीजें सब कुछ टूटता जाता है, और कोई अकेले नहीं टूटता है। आप टूटते हैं, आपको समाज टूटता है। अगर सच हारता है ना तो आप अकेले नहीं हारते, सच की हार तो सबकी हार है ना। तो वो चीज मैं ऐसे मैसेज देती हूँ कि सच हारा, अकेले नहीं हारा, जीता है तो अकेले नहीं जीता है, सबको लेकर के जीतता है, एक समाज जीतता है, एक सोच जीतती है, और एक विचारधारा जीतती है। जी। बहुत गंभीर बातचीत हो रही है मैडम। चेहरे पे मुस्कान जबरदस्ती बिखेरनी पड़ रही है, मैं सच कहूंगी। चेहरे की मुस्कान जबरदस्त है, ये मतलब जबरदस्ती है, बहुत गंभीर और बहुत अतः से जोड़ने वाली, सच्चाई से रूबरू कराने वाली बातचीत है। जी। राहुल जी का प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ के बताती हूँ। पुरुष प्रधान जी। जी। समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपके जी। हिसाब से सबसे सार्थक कदम क्या होगा? इस बात का एक संक्षिप्त जवाब मैं दूंगी, और जी। पूरा जवाब मैडम देंगी, कि सब जागरूक हो जी। जाएं, और जी। ये जो बिल्कुल। बेड़ियां हैं, लोक लाज समाज परिवार, ये ना जकड़े, तो इससे ज्यादा सार्थक कदम और कोई नहीं होगा। जैसे जी। किताब बतौर पाठक मैं बताऊंगी कि अगर इस किताब में भी मेघना जो है, तो वो बहुत सही और बहुत सच्चाई बोलती है कि किसी के जी। साथ गलत होने वाला है इस बात का उसे अंदेशा थोड़ी ही होता है, जो वो सारी चीजें उस हिसाब से जागरूक रखे या कुछ करे, जी। उस हिसाब से सबूत इकट्ठे करती फिरे। जी। बाकी बात मैडम मैं आप पे छोड़ती हूँ, फिर एक जी। आखिरी प्रश्न रखूंगी इसके बाद अपना। जी। देखिए क्या होता है कि समाज में या महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, मैं सबसे पहले इसमें कहना चाहूंगी, इसमें सबसे पहले तो महिलाओं को ही आना चाहिए। सबसे पहले कहीं ना कहीं गलत क्या होता है कि महिलाएं खुद चुप रहती हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आप जैसे मैंने अगर किसी के साथ देखा तो मैं लड़की होते हुए भी सामने आई, तो क्या वहां पे एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा, तो क्या माना कि पुरुष आ सकता है, लड़कियां दो हो सकती है, तीन हो सकती है, तो लड़कियां क्यों नहीं सामने आती? पहले तो मेरा सवाल ये है कि लड़कियों को भी कहीं ना कहीं आप अपने जो दायरे होते हैं, आप ठीक है, आपको नहीं कोई कह रहा कि आप वहां मार पिटाई करिए क्या वो करिए, लेकिन आप कम से कम एक अपने दायरे में रहते हुए उसका विरोध तो दर्ज कर सकती हैं। आप कुछ होता है तो आप एकदम से चुपचाप चले जाते, उसको अवॉइड करके आप उसका विरोध करिए, क्योंकि विरोध करने से अगले को ये चीजें धीरे धीरे करके ही बदलाव आते हैं, बदलाव जल्दी नहीं आते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को साथ देना चाहिए। अपने घर में हमें अपने बेटों को, अपने भाइयों को जो है ये शिक्षा देनी चाहिए, उनको इस बात का एहसास कराना चाहिए कि लड़की के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये होता है। दूसरा जो होता है, बिल्कुल उसके बाद आता है समाज का। समाज का रोल क्या होता है? समाज तो देखिए महिला पुरुष दोनों से मिलकर के बना है, हर एज के लोग होते हैं। कहीं ना कहीं जो होता है, जो पुरुष होते हैं जिनके, अब मैं कहना चाहूंगी औरत जो होती है ना, वो सिर्फ एक देह है, एक बाहरी एक दिखावा जो होता है, एक जिस्म होता है जो हमें दिखता है, वही नहीं होती है, उसके अंदर एक आत्मा होती है। उस आत्मा को लेना देना नहीं होता है कि वो लड़की है या लड़का है तो मैं ये चीज करूं या ना करूं, या आप मुझे बोलेंगे तो
लड़कियां भावुक भी होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उसका रेशियो होता है वो कहीं ज्यादा होता है। तो हमें उनकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए, इस बात का कि अगर हम कोई लड़की जाती है तो हम उसको एक इज्जत की नजर से देखें, एक चीज की तरह, एक वस्तु की तरह। जो जब तक हमारा समाज लड़कियों को देखता रहेगा ना, तब तक ये चीजें नहीं बदलने वाली हैं, बिल्कुल भी नहीं बदल। तो लड़कियों को एक, जैसे आप एक इंसान है वैसे वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी आत्मा, उसको भी चीजें बुरी लगती है ना। आपको ही हक होता है ना, मैंने कहा था कि किसी के लिए 2 पल की मजा जो होता है, किसी के लिए जिंदगी भर की सजा बन जाती है। अगर ऐसी मजा सजा में बदले तो ही शायद मानसिकता बदले। तो ये मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा था कि इस नावल में, उपन्यास में मेरा एक लाइन है कि समाज की गंदगी समाज को ही साफ करनी पड़ती है। समाज की गंदगी समाज को ही साफ करनी पड़ती, नहीं तो ऐसा समाज एक दिन दुनिया के नक्शे से खुद ही गायब हो जाता है। धीरे धीरे करके उसमें इतनी कुरीतियां, इतने वो बढ़ जाएंगे, आपस में सब लड़ मर मिटेंगे। तो बहुत समाज सही की बात गंदगी बोल रही समाज हैं ये को ही बात तो। साफ करनी पड़ती है, और इससे समाज को आगे आना पड़ेगा, और इस चीज को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, और लड़कियों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको जो सम्मान, जो इज्जत मिल रही है उसका वो बाकायदा ध्यान रखें। और इस तरीके से करके हम लोग एक अच्छा समाज बना सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे, आने वाला जो हमारा समय है, वो एक अच्छे माहौल में जो है सांस ले सके। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण तभी संभव जब औरत को सिर्फ एक, औरत एक जिस्म की तरह ना देख करके कंप्लीट, जैसे कि हम होते हैं ना, हमारे अंदर सब भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर क्या कहते हैं, फीलिंग्स होती हैं, और बहुत, और मैंने जैसे आपने बताया कि महिलाओं में ज्यादा ही होती है, तो उनको जरूर कद्र करें, तो बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी। उनको एक आइटम की तरह, एक सामान की तरह, एक वस्तु की तरह देखना बंद कर दें। खैर ये मैडम, मेरा ये बात विचार बहुत अनंत है। है। इस बात को जी यहीं समाप्त करते हैं। संजय जी तिवारी जी जुड़े हैं, बहुत ही सराहनीय पहल, तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार सर आपका। जी अगला जो मैं आखिरी प्रश्न है वो इस वाक्य के थ्रू रखूंगी, इस वाक्य के माध्यम से रखूंगी, जो मेघना का ही है जी कि घड़ी के कांटे कोई भी थाम ले, जी घड़ी के कांटे कोई भी थाम ले, जिंदगी को थामने का बूता किसमें है। वो जी घूमती है जिम्मेदारियों को का बोझ लिए, चक्कर गिन्नी सी, जी और इस तरीके जी से घूम रही हैं कितनी जिंदगानियां। जी बहुत बिल्कुल। मार्मिक और भावुक चित्रण किया आपने कहानी के, या फिर उपन्यास के, या फिर मैं कहूँ मेघना की जिंदगी के अंत में। मेघना को क्योंकि आपने गढ़ा है, रचा है, जी कि वो एक महिला, एक स्त्री, या एक मैं कहूंगी इंसान, ना स्त्री ना पुरुष, जी जो पर्वत जी के समान मजबूत है और जी मोतियों सा बिखर गया, मोतियों सा जी टूट गया, जमीन में बिखर गई, टूट गई। और उस समय शायद जब वो इस हद तक बिखर गया, टूट गया, अतः तक आ गया, तब लोगों को सच्चाई का एहसास हुआ कि सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में बिल्कुल। इस बात का उत्तर चाहूंगी, फिर हम जी अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी जी इस मार्मिक जो जी दृश्य का क्या सोच के आपने रचा, ये इतना मार्मिक चित्रण। जी मैंने से बोला है कि मेघना जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, सच की छोटी सी तल सी जो तो खंजर होता है, छुरी होती है ना, वो लेके खड़ी थी। और सामने झूठ का जो है ना, वो क्या कहते हैं, तलवार पहाड़ है ना, और वो उसके आगे छोटी सी छुरी जो होती है, कहाँ सब एक तलवार से लड़ाई कर पाएगी ना। तो वो चीज होती है कि झूठ इतना ज्यादा विशाल होता है और सच इतना छोटा सा होता है। और वो बेचारी लड़ रही होती है किसी भी तरीके की उसकी जिंदगी में, क्योंकि वो हारना उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसने जब उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं उसकी जिंदगी में, वो धीरे धीरे करके अपने आप को टूटती है, जिसमें उसके पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं इनकी वजह से। और फिर जो अपने आप को जोड़ती है, तो सच की लड़ाई लड़ती है वो। और ऐसे में जब वो, उसके बावजूद भी एक वक्त ऐसा आता है जो उसको वो सब कुछ खोने वाली स्टेज पे होती है, वहां से वो टूट जाती है पूरी तरीके से कि इतना मैंने किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी उसको मिला क्या, जो कि अक्सर दुर्भाग्यवश हमारे साथ ऐसा ही होता है। आपने निर्भया केस में भी देखा होगा कि उसकी मदर बेचारी कितनी बार टूटती है, रो पे बैठ करके रो देती है। तो सच का हाल हमारे समाज में बहुत ही, जो हम सब जानते थे सच क्या है, उसके बावजूद भी सच को रोते भी लगते, सबने देखा है। तो वो टूटना तो, आदमी जब कोई भी लड़ाई लड़ता है ना, तो पहले सच को जो होता है ना, वो हार ही मिलती है, सच को हार मिलती है। और अगर आज सच के अंदर साहस है तो वो जीत पाता है। पर एक बार जरूर सच को झटका लगता है, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। तो वो मेघना के साथ भी वही हुआ कि उसका सच भी जो है, एक मोड़ ऐसा आता जहाँ वो पूरा सब कुछ हारने लग जाती है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरती से आपने शब्दों को संक्षिप्त में पिरोया। जी अंत में मैं अपने पाठकों से, दर्शकों से, जो इसे बाद में सुने, उनसे सभी से जी एक दरख्वास्त करूंगी, गुजारिश करूंगी, मेघना को जरूर पढ़ें, पढ़ें नहीं, जी मेघना से जरूर मिलें।
अपनी माताओं को, बहनों को, पत्नियों को, बेटी को, जिनकी बेटी स्कूल, कॉलेज या फिर युवा अवस्था की ओर बढ़ रही है, या जो नौकरी पेशा है, तमाम स्त्रियां संसार भर की, एक बार मेघना से मुलाकात जरूर करें। मेघना एक अलबेली सी पहेली के माध्यम से, और जरूरी नहीं है कि आप स्त्री हो तभी मेघना से मिलें, आप पुरुष हैं तो भी मेघना को भीतर तक समझें। तो ये इस बातचीत के साथ, इस एक अंतिम गुजारिश के साथ, इस प्रार्थना के साथ मैं आज की बातचीत समाप्त करूंगी। बहुत भावुक बातचीत थी आज की, झकझोरने वाली थी। मैंने कहा कि जी मैंने शायद अपने चेहरे पे हंसी जबरदस्ती रखी है। तो जी बहुत खूबसूरत चित्रण किया है कुसुम गोस्वामी जी ने किरदारों का, बहुत खूबसूरत किरदारों को गढ़ा है। ऐसा लगता है कहानी हमारे समक्ष चल रही है, हम और जी आप हैं मेघना। अंतिम जी संदेश जो बिल्कुल। अपने पाठकों को या अपने से जुड़े लोगों को आप देना चाहें मैडम। मैं सबको, मेरी तरफ से सबसे यही गुजारिश है कि मेघना को, हमारे समाज की तरफ एक जिम्मेदारी होती है। मैंने मेघना को लिख करके अपनी वो जिम्मेदारी निभाई है। लिख करके जो समाज की बातें थी, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे, मेरे पास उस समय करीब 15-20 कहानियां थी, जिनमें रोमांस भी था, बहुत कुछ था जिनको लेकर के शायद एक रिस्की, कहते लोग ना कि रिस्की कम होता है, आप क्यों एक ऐसी कहानी लिख रही हैं, नारी प्रधान कहानी क्यों ले रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, नारी तो समाज की धुरी होती है ना, धुरी है वो तो उसके बगैर तो हर कहानी अधूरी है। और पुरुष के बगैर और उसके बगैर तो सारे उसके हिस्सा होते हैं, परिधि में होते हैं उसकी कहीं ना कहीं ना। तो ये कम सब कुछ है इसमें, ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ नारी प्रधान कहानी है। तो मैंने इसमें बताया ना आपको, राम भी है, रावण भी है, सीता भी है, कैकेयी भी है, हर रूप है इस कहानी में। तो मैंने लिख करके जो समाज के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व बनता था, जो मैं आसपास देखी थी, मेरे अंदर जो द्वंद चल रहे थे, उनको एक जगह लिखा है। और जिसको कि आप महसूस करें पढ़ते हुए, उस दर्द को महसूस करें कि एक लड़की के ऊपर कैसे कैसे उसकी जिंदगी में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, उससे उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, उसके परिवार के ऊपर क्या फर्क पड़ा, उस दर्द को महसूस करें। क्योंकि दुर्घटनाएं कब किसके साथ हो जाती हैं किसी को पता नहीं होता है। इसलिए पहले रोकना ही शायद अच्छा होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी जिम्मेदारी को जो है आप लोग जरूर कुछ हद तक उठाएं और पढ़ें। और उम्मीद है कि उपन्यास है और मैंने इसमें इस तरीके से लिखा कि आप जरूर, आपको रुचकर भी लगेगा। उसकी जिंदगी कहानी कुछ इस तरीके से, शब्दों का एक जो खेल होता है, जो खूबसूरती होती है, उसके साथ मैंने लिखने की कोशिश किया कि आप इसको पढ़ भी सकें और इसको जरूर पढ़ें और महसूस करें। क्योंकि मेघना पढ़ने के लिए महसूस करने की चीज है। और इसको आगे जरूर बढ़ाएं। आपको अच्छी लगी तो आप सिर्फ पढ़ के उसको, या आपके मन में मंथन चल रहा आप किनारे रख दे, बिल्कुल नहीं करें इसको। प्लीज मेरा ये निवेदन आप सबसे, इसको आगे तक बढ़ाएं, तभी मेरा लिखना सफल होगा। और इस जिम्मेदारी में मेरा आप सब सहयोग करें, यही मेरा निवेदन है आप सभी से। जी बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत जी सुंदर, बहुत खूबसूरत बातचीत जो थी लेखार्चा की, उसे आगे जी बढ़ाया लेखिका कुसुम जी गोस्वामी जी ने। आप सभी से प्रार्थना, इसी तरह तरीके से जुड़े रहें, हमें अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और लेखार्चा सब तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद। जी शुभ दिन आपका। नमस्कार मैडम। जी। नमस्कार सभी लोगों को। सभी को मेरा भी नमस्कार।